हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज इस वीडियो के थ्रू हम ये स्टडी करेंगे कि एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल 2016 जो कि पार्लियामेंट द्वारा 10 मार्च 2017 को पास किया गया है, उसके फीचर्स क्या हैं, क्या नीड पड़ी थी हमें उस एक्ट को, इस बिल को लेके आने की। तो अभी एक बेसिक लॉजिक के थ्रू हम ये समझते हैं कि एनिमी प्रॉपर्टीज जो इस एक्ट में जो टर्म यूज किया गया है वो बेसिकली है क्या। तो ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है क्या। अब एनिमी उन्हें कहा गया है जब कोई दो कंट्रीज एक दूसरे के सामने वॉर की सिचुएशन में पाती हैं, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल अगर वॉर की बात करनी हो। तो इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ में युद्ध की स्थिति में है तो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उन्हें पाकिस्तान एनिमीज कहेगा और पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं उन्हें इंडिया एनिमी कहेगा। तो ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के सिटीजन्स को एनिमी कहती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पार्लेंस में इंडिया और पाकिस्तान एनिमी कंट्रीज हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान के नागरिक एनिमी नागरिक हैं उन कंट्रीज के लिए एटलीस्ट। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो एनिमीज की प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें भी ये कंट्रीज एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को, सिटीजन्स की प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टीज ट्रीट करेंगी। जैसे इंडिया पाकिस्तान के नागरिकों की प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी कहेगा और पाकिस्तान इंडिया के नागरिकों की प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी कहेगा। तो ये इसका फीचर है एनिमी प्रॉपर्टी का। इसके पीछे एनिमी प्रॉपर्टी, नागरिकों की प्रॉपर्टी को क्यों कहा जाता है कि वॉर का उद्देश्य क्या होता है। वॉर का उद्देश्य ये होता है कि एक दूसरे के नागरिकों पे मैक्सिमम से मैक्सिमम नुकसान पहुंचाना, टू इन्फ्लिक्ट द मैक्सिमम पेन। तो उसके चलते सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जो उनके नागरिकों की प्रॉपर्टी हमारी कंट्री में है हम उसे एनिमी प्रॉपर्टी का दर्जा दे दें और वो हमारे नागरिकों की प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी का दर्जा दे दें। तो इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है, ना तो इसमें कोई बंदूक की नीड पड़ेगी ना किसी और चीज की, सिर्फ एक लॉ पास करना होगा। ऐसे ही एक्ट इंडिया ने लॉ जो पास किया एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 में किया। तो युद्ध की स्थिति में इंडिया और पाकिस्तान कब कब आए, 1965 में और 1971 में। ये जो 1962 हमने यूज किया ये चाइना के कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, हेयर्स अ प्रीलिम्स के लिए ये टेक अवे फॉर यू कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ पाकिस्तान को अप्लाई नहीं होता, यो इंडिया का जो मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों को अप्लाई होता है। तो ये प्री के लिए प्लीज याद रखिएगा, छोटी सी डिटेल। अब जब किसी कंट्री के बीच में वॉर होता है तभी ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट यूज किया जाता है। अब जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का इतिहास पार्टीशन से शुरू हुआ, तो पार्टीशन के टाइम पे वॉर तो था नहीं, तब हमने 1947 के बाद ही ये एक्ट, 1968 का एक्ट नहीं बनाया, हमने 20 साल लगभग 20 साल के बाद ये एक्ट बनाया, स्पेशली 1965 के युद्ध के बाद। तो ये चीज ध्यान में रखने की है, ये एक बेसिक नॉलेज के लिए भी और प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, कि ये 20 साल के बाद ये एक्ट बनाया गया जबकि युद्ध हुआ। अब देखते हैं कि जो पार्टीशन के टाइम पे जो प्रॉपर्टीज रह गई थी, डिस्ट्रेस माइग्रेशन जिसे बोला जाता है, जो कि ब्लड शेड से बचने के लिए, खून खराबे से बचने के लिए, प्रेशर के चलते, दबाव के चलते जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए कि यहाँ पे वो उनकी जान को खतरा था, उनकी माइग्रेशन को डिस्ट्रेस माइग्रेशन कहते हैं। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे छूट गई उसे हम इवैक्यूई प्रॉपर्टी कहते हैं, EVACUEE। इवैक्यूई प्रॉपर्टी और एनिमी प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग चीजें हैं, हम यहाँ पे एनिमी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। इवैक्यूई प्रॉपर्टी को डील करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान ने 1947 से लगभग 1957 तक पीसफुल तरीके से अपनी इन एनिमी ये इवैक्यूई प्रॉपर्टी का समाधान ढूंढा। वो ऐसे कि इंडिया ने अपने यहाँ पे जो पाकिस्तान से नागरिक आए इंडिया में, उन्हें सारी डिटेल्स पाकिस्तान, उनकी सारी प्रॉपर्टीज की डिटेल पाकिस्तान को दी और पाकिस्तान ने इंक्वायर करने के बाद प्रॉपर्टीज क्या इनको बिलोंग करती थी वो इन्फॉर्मेशन इंडिया को दी कि हाँ इतने एकड़ जमीन किसान एक्स की थी, इतने एकड़ जमीन किसान वाई की थी। तो ये जमीन इंडिया ने किसान एक्स को इंडिया में दे दी और सिमिलरली पाकिस्तान ने किसान ए की इंफॉर्मेशन जब इंडियन गवर्नमेंट ने दी तो पाकिस्तान ने भी किसान ए को पाकिस्तान में उतनी जमीन दे दी जितनी की उसकी इंडिया में थी। तो ये इवैक्यूई प्रॉपर्टी का लगभग 1957 तक पीसफुल वे में रेजोल्यूशन चल रहा था, समाधान चल रहा था। लेकिन जैसे ही हालात बिगड़े और ज्यादा खराब हुए 1965 में, जबकि ये लॉ मतलब युद्ध की स्थिति में आ गए हम, तब ये इवैक्यूई प्रॉपर्टी का समाधान होना भी बंद हो गया। और ये चीज इसमें ध्यान रखने की है फ्रेंड्स कि इवैक्यूई प्रॉपर्टी इसमें एनिमी प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन
जो 1965 तक जिन प्रॉपर्टीज का समाधान नहीं हुआ था उन प्रॉपर्टीज को भी अब हम इवैक्यूई प्रॉपर्टी, एनिमी प्रॉपर्टी कहते हैं। इवैक्यूई प्रॉपर्टीज अब वो रह नहीं गई, ताकि उद्देश्य ये है कि पब्लिक सेंटीमेंट को एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू वेंट आउट करना है, मतलब दर्शाना है। तो हमने उनकी प्रॉपर्टीज का समाधान हो नहीं पाया, अब वो प्रॉपर्टीज भी एनिमी प्रॉपर्टीज के दायरे के अंदर आती हैं। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। अब क्या हुआ कि जो ये प्रॉपर्टी इनकी रह गई थी, जो लोग यहाँ पे चले गए थे पाकिस्तान में दबाव के चलते, उनके जो उत्तराधिकारी थे, जिनके की लीगल पार्लेंस में लीगल हियर्स बोला जाता है, सक्सेसर्स बोला जाता है, या हम हिंदी में बोलें तो उत्तराधिकारी बोला जाता है, उनके बाप दादा की जमीन उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से मांगने की बात करी। तो अब ये इसे बोला जाता है कि मतलब इनहेरिटेंस की, मतलब वो उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि प्लीज वेट, आफ्टर ऑल ये एनिमी प्रॉपर्टी है, तो ये इनकी अधिकारों पे क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इनके बाप दादा की जमीन लेने के लिए इन्होंने, एज ऑलवेज अगर हमारे साथ भी ऐसा होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यदि 5-6 हज़ार करोड़ की किसी की प्रॉपर्टी है तो इन लोगों ने हर लीगल दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर नीचे लोअर ये सिविल कोर्ट्स जो हैं, ऊपर ये चलते गए। अब मामला 1970s से 80s तक ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट 1971 में, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ये स्टैंड लेता था कि नहीं, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो बिल्कुल वैलिड है और गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है किसी भी नागरिक की प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने का, और एनिमी को कोई हक नहीं है फिर वो प्रॉपर्टी वापस मांगने का। लेकिन 1980s आते आते सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये रुख बदला और सुप्रीम कोर्ट ने ये पहलू लिया कि नहीं, वो आखिरकार सिटीजन्स हैं इंडिया के, आप किसी सिटीजन को, किसी नागरिक को एनिमी कैसे कह सकते हो। तो ये चीज देखते हुए एनिमी जब उन्हें कहना बंद कर दिया गया, तो गवर्नमेंट को उनके अब जो प्रॉपर्टी के जो अधिकार हैं, पूरे राइट्स उन्हें वापस देने पड़ेंगे। अब गवर्नमेंट ने भी फिर लीगल रुख अपनाना शुरू किया और जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में अपील किया, और फिर कोई और हाई कोर्ट की जजमेंट आई तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। तो ऐसा चलते चलते आज हम 2005 तक फिर आगे बढ़े, फिर 2010 में वो देखते हैं कि आगे कैसे। तो पहले ये देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, हालांकि वो हमारे नागरिक थे, उनको प्रॉपर्टीज वापस दे देनी चाहिए थी। तो क्योंकि पाकिस्तान, हमारे वहां पे जो इंडियन डिसेंडेंट्स के लोग हैं, इंडियन डिसेंडेंट बोला जाता है कि मतलब जिनका लीनिएज, जो कि मतलब पूर्ण मूल रूप से इंडियन जिनका ओरिजिन है, उनके साथ में पाकिस्तान ने ऐसा किया, तो इंडिया भी बदले के रूप से उनके साथ में रिवेंज लेने के लिए ऐसा कर रहा था। इसका और रेलेवेंस नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि न्यूट्रल, जुडिशरी को न्यूट्रल बोला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यूट्रल रुख अपनाते हुए बोला कि नहीं, अब ये कोई एनिमीज नहीं है, क्योंकि युद्ध ही नहीं हो रहा, तो आप इनकी प्रॉपर्टीज वापस दो। और एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, जैसे कि और कंट्रीज में और इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स में एक टेम्परेरी फीचर होता है, जब तक वॉर चल रहा है तब तक कस्टडी गवर्नमेंट को दे दी जाती है प्रॉपर्टीज की, ताकि उन प्रॉपर्टीज का किसी भी रूप से, मतलब किसी भी रूप से उन कंट्री को, इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज ना करा जाए। जैसे कि मान लो कि अगर आज चाइना और इंडिया के बीच में युद्ध होता है, तो चाइना अगर हमें आज इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, चाइनीज कंपनीज हमें इलेक्ट्रिसिटी दे रही हैं, तो चाइना गवर्नमेंट अपने जो कंपनी चला रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वाली, अगर चाइनीज गवर्नमेंट उन्हें ये बोल दे कि अब आप उन्हें, इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर दो, तो इसके चलते कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी लगाया जाता है कि अब वो कस्टडी उसकी एनिमी प्रॉपर्टी की इंडिया खुद करेगा, ताकि कहीं चाइना बिजली देना बंद ना कर दे, या कोई और जो कि बेसिक नीड है हमारी तो उसे बंद ना कर दे। तो ये इसमें एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट इसीलिए अपनाया जाता है। जब वॉर खत्म हो गया तो चाइना, हम ये सोचते हैं कि तो चाइना या कोई और कंट्री ऐसा रुख क्यों अपनाएगी, बिजली देने से बंद क्यों करेगी। तो ये चीजें एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट इसीलिए बनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो एक टेम्परेरी फीचर है, आप इसे परमानेंट नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट सही था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को जो पाकिस्तान कर रहा था वो करना था, फॉरगेटिंग कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम पाकिस्तान की तरह एक फेल्ड स्टेट नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट इसमें ये भूलने लगी। तो ये आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अभी हमने ये जुडिशियल लीगल फाइट के बीच में हमने स्टडी करा, हमने ये लीगल देखा कि मतलब जो सक्सेसर्स हैं, लीगल हियर्स हैं, वो एक लीगल बैटल लड़ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ सुप्रीम कोर्ट के जरिए। तो ये तो चल रही थी पहले। इससे हम ये देखते हैं कि क्या इंडिया और पाकिस्तान ने, जो एक बेसिक नॉलेज है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान ने कभी कोई ऐसा ट्राई किया कि ये म्यूचुअल बेसिस पे, आम सहमति से एक दूसरे के बीच में इस
एनिमी प्रॉपर्टी के मुद्दे को भी सुलझा लें। जी हाँ, जब युद्ध को विराम दिया गया, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में पीस ट्रीटी साइन करी गई, तो यूएसए ने ब्रिटेन की, मतलब यूएसए ने जर्मनी की सारी एनिमी प्रॉपर्टीज वापस कर दी 1914 के युद्ध के 1919 में। तो ऐसा ही इंडिया ने भी 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट के साथ अंडर पाकिस्तान के साथ में ये दोनों के बीच में तय हुआ। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ऐसा करता है, तो 1980s आते आते पाकिस्तान ने सारी इंडियन एनिमीज की, जो कि उन्हें जिन्हें वो इंडियन एनिमीज कहता था, जो उसके नागरिक थे, उनकी सारी प्रॉपर्टीज बेच दी, सेल ऑफ कर दी। तो इंडिया ने भी सेम रुख अपनाया। तो इंडिया ने जुडिशरी की जैसा हमने पहले देखा, हर जजमेंट को दोबारा से अपील किया, फिर आगे चीजें बढ़ती रही। आते आते ये चीजें ताशकंद एग्रीमेंट के बाद ये फेल होने लगी और इंडियन गवर्नमेंट भी लीगल बैटल फाइट करती रही। अब इस केस में आगे देखते हैं कि क्या ऐसा कोई पहलू है, क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल है इंडिया का किसी और नेबरिंग कंट्री के साथ में जहां पे कि ये चीज सक्सेसफुल रही हो। जी हाँ, ज्यादा दूर नहीं, 2013 में ही इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें कि हमने एनक्लेव्स इनके साथ में एक्सचेंज करे हैं। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन पॉल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और जीएस के लिए भी आजकल जो एनालिटिकल मेंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें आपको ये साइट कर सकते हैं कि सक्सेसफुल एग्जांपल हमारे बिल्कुल मतलब अभी रिसेंट पास्ट में ही हुआ है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट और तीस्ता एग्रीमेंट जो हम साइन कर रहे हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही कारगर साबित नहीं हो रहे। चाहे हम मतलब इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट देखें तो उस पर डिस्प्यूट हो रहा है। तो ये चीजें बांग्लादेश अपने एक और नेबर के साथ में हम बहुत अच्छे से मतलब सुलझा पा रहे हैं। तो ये प्री के लिए भी आप इसकी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी बेसिकली सक्सेसफुल एग्जाम्पल पूछ सकती है, तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं कि अब ये नीड क्या आ गई इसको अमेंडमेंट लेके आने की। अब ये नीड इसलिए आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 1980s से जो चीजें आगे बढ़ती रही, फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी है वो जस्ट एक ट्रस्टी है। ट्रस्टी क्या होता है कि मतलब जो विश्वास के चलते आपकी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर रहा है, जस्ट बिकॉज आपकी कंट्री के बीच में पाकिस्तान की और इंडिया के बीच में हालात सामान्य नहीं है, इसलिए हम ये डरते हुए कि आप कहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको आपकी प्रॉपर्टी का मिसयूज करने को ना कह दे इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, तो आपको हम सिर्फ ट्रस्ट में ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आपकी रख रही है। कैसे? कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी, ये हम आगे देखेंगे। ये एक संस्था जो क्रिएट करी गई, तो ये कस्टोडियन के पास इसकी अथॉरिटी दे दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको दे दिया कि आप इस प्रॉपर्टी को सुपरवाइज करो जब तक युद्ध के हालात सामान्य नहीं हो जाते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सिर्फ ट्रस्टी है, इसको कोई हक नहीं है अब प्रॉपर्टी रखने का, तो अब ये प्रॉपर्टी वापस दो। तो हेंस एनिमीज आर दी ऑनर्स, तो जो एनिमीज थे वो ऑनर्स थे, और जो एनिमीज के उत्तराधिकारी हैं वो इनहेरिट करेंगे अब ये प्रॉपर्टी। तो मतलब उनको पूरे पूरे राइट्स वापस रिस्टोर करे जाएं, उन्हें वापस दिए जाएं। तो ये जजमेंट के चलते हमने अब 2010 में भी इसको मतलब एक ऑर्डिनेंस के थ्रू हम इसे लेके आए, लेकिन डोमेस्टिक प्रेशर्स के थ्रू हमने ऑर्डिनेंस को बिल में तब्दील नहीं किया, एक्ट में तब्दील नहीं किया, तो वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया। ऑर्डिनेंस जो 2010 में पास हुआ वो इसलिए पास किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई 2010 में, जिसका नाम था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान केस। 2005 में भी यही जजमेंट थी, लेकिन 2005 से 2010 में, क्योंकि मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे टाइम टू टाइम अपील करती आई, तो 2010 में जो सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में कहा था सेम जजमेंट में, उसे अपहोल्ड किया कि हाँ ये हमने जो पहले कहा था वो सही है, एनिमी कोई एनिमी नहीं होता, दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो नागरिक हैं इंडिया के, उन्हें उनकी प्रॉपर्टी वापस दी जाए। तो इसके चलते अब हमने 2010 में ऑर्डिनेंस लेके आए कि एनिमी प्रॉपर्टी कोई मतलब एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है, अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है, अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर इसे दूसरे वे में देखें तो। सुप्रीम कोर्ट ने अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इन अ वे नलीफाई करने के लिए, नलीफाई मतलब उसका असर खत्म करने के लिए इस एक्ट पे 2016 में हमने इसे 5 बार ऑर्डिनेंस के रूप में इसे लेके आए, अब फाइनली इसे एक्ट बना दिया गया है। तो अब ये 1968 एक्ट को रिपील करता है, ये ऑर्डिनेंस अब मतलब एक्ट के रूप में बदला जा चुका है 2017 ये अमेंडमेंट के थ्रू। अब आगे देखते हैं इसमें डेफिनेशन ऑफ एनिमी क्या है। हमने इसमें एनिमी देख लिया, समझ लिया बेसिकली एनिमी क्या है। बेसिक डेफिनेशन, कोई भी ऐसा नागरिक जिनका की एंसेस्टर, जिनके बाप दादा कहें, अगर जिनके बाप दादा मूल रूप से पाकिस्तानी थे, उन्हें हम एनिमी कहेंगे। मतलब एंसेस्टर्स जो हैं, अगर कोई ग्रैंडफादर हैं तो ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडसन अभी अगर इंडिया में रह रहे हैं तो वो एनिमी हैं। जहां तक प्रॉपर्टी की मलकियत का हक है, मतलब मालिकाना हक का है,
तो प्रॉपर्टी का इशू है, आफ्टर ऑल प्रॉपर्टी है तो ये एनिमी कहना भी ज़रूरी है। इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो जाए और ये प्राइवेट जो ग्रैंडसन्स हैं या जो भी वैली वारिस हैं कि ये प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाए। तो कोई भी आदमी जिनके की बाप दादा पाकिस्तानी ओरिजिन के थे मूल रूप से, मतलब उनके कस्टम्स ट्रेडिशंस और पाकिस्तानी थे, उनको यहाँ पे एनिमी के दर्जे में इंक्लूड किया गया है। तो वो कंट्री कौन सी होगी? कंट्री जो कि इंडिया के साथ वॉर पे है, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो, तो जो कि वॉर पे है उसके जो नागरिक हैं, पहले तो एक कंट्री है, अगर आपकी कंट्री एनिमी है तो आप भी एनिमी हो, अगर आप उसके सिटीजन हो या आप उनके सिटीजन्स के उत्तराधिकारी हो, मतलब लीगल हियर हो जो हम बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही बेसिक वे में हम समझ रहे हैं और इसके चलते ये मॉडिफाई मतलब डेफिनेशन को किया गया। मॉडिफाइड डेफिनेशन ने एक्सपैंड किया डेफिनेशन को टू इंक्लूड, ये पहले वाले 1968 के अंडर था, अब टू इंक्लूड लीगल हियर्स ऑफ एनिमीज। तो मतलब अब वाले एक्ट में इसका लीगल हियर वाला प्रोविजन अब डाला गया, ये पहले नहीं था। तो ये इसको मॉडिफाई किया गया, क्यों? क्योंकि जनता में जो आक्रोश है उसे हमें रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। तो ये चीज इससे डील करती है और ये है कि इवन इफ द सिटीजन्स लीगल हियर्स ऑफ एनिमीज, इवन इफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया और ऑफ एनी अदर कंट्री विच इज नॉट एन एनिमी। अब ये चीज को समझते हैं ध्यान से, ये कह क्या रहा है? मॉडिफाइड डेफिनेशन इंक्लूड्स लीगल हियर्स ऑफ एनिमीज, मतलब ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर वाला जो हमने रिश्ता यहाँ पे समझा, पहले तो कंट्री थी और उसके सिटीजन्स थे, मतलब सिटीजन्स कौन थे? जो इंडिया छोड़ के वहां चले गए। अब ये अगर एनिमी हो गए तो अगर इनके उत्तराधिकारी हैं, वो 1968 एक्ट के अंदर हमारे कोई एनिमीज नहीं थे और वो अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी का क्लेम कर सकते थे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, 1970s में दे भी रहा था उनके हक, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे बार बार अपील कर रही थी, अपील पे अपील। तो ये चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज को, अपील वाले डोर को, दरवाजे को बंद करने के लिए अब ये कह दिया जो उनके उत्तराधिकारी हैं वो भी एनिमीज हैं अगर वो हमारे यहाँ के सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया इवन देन ऑल्सो, ठीक है, और ऑफ या फिर किसी और कंट्री के हैं तब भी, अगर वो पाकिस्तान में रहते थे और अगर वो मान लो कि नेपाल में रह के बस रहे हैं, चले गए नेपाल में, या वो सऊदी अरेबिया में चले गए थे तभी 1947 में, या वो कनाडा में चले गए थे, कनाडा में भी बहुत बड़ा तबका गया था यहाँ से, तो अगर वो कनाडा में भी चले गए थे तब भी वो हमारे एनिमीज हैं। तो ये चीज समझने की है। 1947 में, 1950s में जिनके बाप दादा मतलब मूल रूप से पाकिस्तानी हैं, अगर वो लोग भी कनाडा या यूएस में जाके बस गए थे, वो भी प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि नेशनल्स ऑफ एनिमी कंट्री हु सब्सिक्वेंटली चेंज्ड देयर नेशनैलिटी, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी 10,000 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अगर वो इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए जानबूझ के दुबई में 5 साल जाके बस गए और उन्होंने दुबई की सिटीजनशिप, नागरिकता हासिल कर ली, और अब वो इंडियन गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि हम तो दुबई में रहते हैं, हम तो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, हम तो यूएई में रहते हैं, तो हमें हमारी प्रॉपर्टी वापस दी जाए, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल्स के थ्रू हमें ये पता तो लग ही जाएगा कि ये पाकिस्तानी है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि तो आप भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते अगर हमने आपकी ये प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया। तो ये डेफिनेशन में जब चला गया तो सुप्रीम कोर्ट तो यही रीड करेगा कि आप तो नेशनल्स ऑफ मतलब एनिमी हो, नेशनल्स का मतलब नागरिक। तो ये ओवरकम करने के लिए 1968 के एक्ट को, अगर हम एक्ट बोल रहे हैं तो मतलब हम 1968 की बात कर रहे हैं, अगर हम आगे बिल बोलेंगे अपनी डिस्कशन में तो दैट मीन्स वो 2016 का जो बिल, जो अमेंडेड वर्जन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एक्ट में ये लकूने था जिसको कि इन मॉडिफाइड डेफिनेशन में इन दो प्रोविजंस के थ्रू, प्रावधानों के थ्रू बंद करने की कोशिश करी गई है। अब आगे देखते हैं। एनिमी प्रॉपर्टी इज बेसिकली जो प्रॉपर्टी है जो पीछे छोड़ के चले गए वो लोग, सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान और चाइना आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो इवैक्यूई प्रॉपर्टी का हमने डिफरेंस भी इसमें देख लिया, वो माइंड में रखिएगा। अब आगे देखते हैं एनिमी प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है। हमने एनिमी डिस्कस कर लिया, अब एनिमी प्रॉपर्टी क्या है हम ये देखते हैं। एनिमी प्रॉपर्टी बेसिकली जो इनकी प्रॉपर्टी, अगर तो पहली चीज ये है कि अगर इनको बिलोंग करती है डायरेक्टली, मतलब अगर आज भी कोई ग्रैंड फादर, जो हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा, अगर आज भी कोई ग्रैंड फादर अलाइव हैं, मतलब जो कि जिनको पूर्ण रूप से जिनकी प्रॉपर्टी इंडिया में रह गई थी, अगर आज भी कोई ऐसा इंसान पाकिस्तान में अभी अलाइव है या दुबई में अलाइव है या यूएस में या कनाडा में कहीं पे भी अलाइव है, अगर वो प्रॉपर्टी क्लेम करता है, ये तो सीधे सीधे ये पहले 1968 में भी बंद था ये दरवाजा, और हेल्ड बाय वाला भी बंद था कि मतलब अगर आपके पास में हेल्ड है, मतलब आप होल्ड करते हो उसे। हेल्ड वाला दरवाजा एक वे में खुला था कि पहले 1968 वाले एक्ट में अगर
आप इंडियन नागरिक थे मूल रूप से, नागरिक हो अभी भी मूल रूप से, लेकिन अगर आपने पाकिस्तानी सिटीजन से जिनकी की प्रॉपर्टी कस्टडी में चली गई थी, मतलब ये जब्त कर ली गई थी, उनसे प्रॉपर्टी आपने कौड़ियों के भाव खरीद ली, ये सोच के कि तुम्हारे तो कुछ काम की है नहीं, तो तुम मुझे इसे 2 रुपए में, मतलब 2 लाख रुपए में बेच दो, जो कि 6 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो अगर वो प्रॉपर्टी आप उसे होल्ड कर रहे हो, मतलब अभी आपकी पोजेशन में है, उसका मलकाना हक कागजों में आपके नाम पे दिखता है, वो भी अब 2016 के बिल के अंदर वो दरवाजा भी हमने बंद कर दिया कि अगर आप उसे होल्ड कर रहे हो तो भी। ये बिलोंग वाला पहले से ही बंद था 1968 के एक्ट में, अब ये वाला भी बंद कर दिया गया है 2016 के एक्ट में। और दूसरा ये देखते हैं मैनेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ। अब ऐसा समझ लो कि कोई कंपनी थी, कंपनी का ऑनर रियल पाकिस्तान में है, मान लो कि वो दाऊद इब्राहिम है या कोई भी है, तो डी कंपनी अगर चल रही है तो डी कंपनी के शेयर्स अगर आप मैनेज कर रहे हो इंडिया में बैठ के, बॉम्बे से या कहीं से भी, तो वो कंपनी के शेयर्स हम ये देखेंगे कि आफ्टर ऑल तो ये पाकिस्तानी नागरिक की है ना, चाहे वो किसी की भी हो, पाकिस्तानी नागरिक है जो पी है, ये उसकी है। वो दरवाजा भी ये एक्ट अब बंद करता है। कोई ट्रस्ट में यदि कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे खोल के बैठा है, मतलब पाकिस्तान की कोई प्रॉपर्टी को यहाँ पे ट्रस्टीज मैनेज कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी भी अब वो डोर क्लोज हो जाता है। ये डोर भी क्लोज हो गया, ये डोर भी क्लोज हो गया, ये डोर पहले से क्लोज था, अब ये 2 दरवाजे ये बंद करता है डेफिनेशन के थ्रू। तो ये बात ध्यान में रखने की है। अब ये देखते हैं कि कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी है क्या। कस्टोडियन बेसिकली कम्स अंडर फैक्चुअल डिटेल्स हैं प्री से जो रेलिवेंट है। तो कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये ध्यान रखिएगा, प्री के लिए ये डिटेल इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इसमें क्या है कि ये इट इज एंट्रस्टेड विद कस्टडी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट्स। तो मतलब कस्टडी में रखेगा, ध्यान रखने के लिए, मैनेज करेगा उसे। जैसे कि हमने बताया कि चाइनीज कंपनी है जो यहाँ पे पावर प्रोड्यूस कर रही है, या कोई पाकिस्तानी कंपनी अगर कोल्ड ड्रिंक बना रही है अगर मान लो, तो वो कहीं कोल्ड ड्रिंक में जहर नहीं मिला दे इंडियंस को हार्म पहुंचाने के लिए, तो ये मैनेज करेंगे उन्हें कि आप हमारी इसको कोई हार्म ना पहुंचा सको। और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसके जो रेंट वेंट लेने का, अगर कोई जमीन है जो कि किसान यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उसके रेंट लेने का जो अधिकार था वो कस्टोडियन को टेम्परेरी रूप पे दिया गया था। और कस्टोडियन को ये बोला गया था 1968 के एक्ट में कि जो भी आप रेंट वेंट वसूल करेंगे, तो जो उत्तराधिकारी इंडिया में रह रहे हैं इन प्रॉपर्टीज के, वो रेंट उनको जाएगा। और जो शेयर्स पे जो डिविडेंड आ रहा है अगर पाकिस्तान की किसी कंपनी का, वो शेयर्स का डिविडेंड इनको जाएगा। जमीन से जो ठेका आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो जो मूल रूप से जो उसके अधिकारी हैं उनको जाएगा। आप सिर्फ इसे मैनेज कीजिए, सिर्फ इसकी देखरेख कीजिए इस वे में कि ये इंडियन नागरिकों को कोई हार्म ना पहुंचाए पाकिस्तान के दबाव में आने के बाद। तो ये सिर्फ इसका उद्देश्य था, इसके अलावा और कोई इसका उद्देश्य नहीं था। अब नए वाले बिल में, अब ये जो व्हाइट में दे रखा है, ये बिल से डील करता है। बिल का इम्पैक्ट, मतलब इम्पैक्ट का, अमेंडमेंट्स का इम्पैक्ट क्या हुआ इस बॉडी के पावर्स पे। कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी अब ये चीजों को, इन एसेट्स को बेच सकती है, चाहे वो शेयर्स हैं, चाहे वो विंटेज कार्स हैं, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी है, कोई किला रह गया है यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है जमीन जायदाद ही है, ये शेयर्स भी हो सकते हैं, ये विंटेज कार्स भी हैं, ये ट्रस्ट भी हैं, ये बहुत सारे ट्रस्ट भी हैं यहाँ पे जिनकी अभी हम बात करेंगे। तो ये ट्रस्ट हैं जो कि जिनका मतलब एंसेस्टर, जिनके ऑनर्स पाकिस्तान चले गए, तो वो ट्रस्ट वगैरह के सारों का मालिकाना हक अब पूर्ण रूप से, मतलब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेट और मैनेज करने का नहीं, मतलब पूरा बेचने का, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे बोलते हैं, पूरे हक इन्हें दे दिए गए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ये है, ऐसे एसेट्स लगभग 1 लाख करोड़ के हैं जो कि अब इस अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद, बिल के आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्हें बेच सकती है। तो ये एक मतलब चेरी है गवर्नमेंट के लिए, चेरी पिकिंग है इसके चलते। और ऐसे लगभग 9300 प्रॉपर्टीज हैं। तो जो राजा ने जो केस फाइल किया महमूदाबाद के, जो हमने जिक्र किया 2010 के केस का, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उनकी मानी जाती है। माना जाता है कि वो पूरा महमूदाबाद और यूपी का बहुत बड़ा हिस्सा उनका है उसके अंदर। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है एक तो। और चाइनीज प्रॉपर्टीज भी ऐसी हैं 149, मेजरली ये प्रॉपर्टीज यूपी में हैं और उसके बाद वेस्ट बंगाल में हैं। और ये प्री में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये लिखने के लिए ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, इवन गुजरात में भी हैं। तो जस्ट बेयर दिस इन योर माइंड। अब आगे देखते हैं की फीचर्स ऑफ द बिल क्या है। इट गिव्स द गवर्नमेंट ब्लैंकेट पावर्स। ब्लैंकेट पावर्स मतलब पूरी की पूरी पावर्स दे दी गई हैं टू प्रॉपर्टीज को टेक ओवर करने, चाहे गवर्नमेंट उन्हें बेचे, चाहे गवर्नमेंट उन्हें कुछ भी करे। तो ये फीचर है इसका कि अब आप रेंट भी गवर्नमेंट इन पे रिसीव करेगी, चाहे आप यहाँ पे मतलब पाकिस्तानी डिसेंडेंट के आप आदमी हो, आपकी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी है,
तो पूरे रूप से आपका प्रॉपर्टी का रेंट वगैरह अब गवर्नमेंट को जाएगा। अगर आपका मतलब पाकिस्तान चले गए आप पार्टीशन के बाद में और चाइना के साथ वॉर के बाद में आप अभी भी चाइना में हो या चाइनीज डिसेंडेंट के हो, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया में थी तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में मालिकाना रूप से चली जाएगी। सबसे बड़ा और सबसे क्रिटिकल इसका एस्पेक्ट ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देता है। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता क्या है ये देखते हैं। अगर कोई एक्ट 10 मार्च को पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा और यदि वो 10 मार्च के बाद अगले दिनों में मतलब 2017 में 2018 में लागू होता है तो उसे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहा जाता है, प्रोस्पेक्टिव। लेकिन अगर कोई इसे बैक डेट से लेके जाता है, जैसे कि इस एक्ट के केस में हम बात करें 1968 से या 1947 से, तो उसे रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट कहा जाता है। तो ये अनडेमोक्रेटिक होता है कि आज आपने कानून बनाया लेकिन आप ये कह रहे हो कि इसके प्रावधान पिछली तारीख से लागू होंगे, तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है। तो ये मतलब नेचुरल जस्टिस जो मतलब मूल अधिकार हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जिन्हें बोला जाता है, ये उनके खिलाफ है, उनके अगेंस्ट है ये बात। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा रहा है इस एक्ट को। ये कहा जा रहा है कि सारे के सारे हक, सारे के सारे इसके जो प्रोविजंस हैं 1947 ऑनवर्ड्स, 1968 के बाद में जो प्रॉपर्टीज थी, 1968 के पहले में जो प्रॉपर्टीज थी, बाद में जो थी, वो सब पे इसके प्रोविजंस अब लागू होंगे। तो ये मतलब ये इसका गलत एक पहलू है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि आप एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हो, आप कुछ प्रिंसिपल्स जो आदर्श हैं डेमोक्रेसी के उन्हें अपहोल्ड करते हो। तो ये की फीचर है इसका। मैंने क्रिटिकल एनालिसिस भी साथ साथ करते ही जा रहा हूँ, बाकी आगे देखेंगे क्रिटिकल एनालिसिस सेपरेट हेडिंग में भी। इट वाइडन्स द डेफिनेशन ऑफ एनिमी टू इंक्लूड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और हियर्स। तो ये एनिमी की डेफिनेशन यहाँ पे ये है कि इट वाइडन्स। अब ये बोल रहा है कि जो भी प्रॉपर्टीज के ऑनर्स हैं, अभी जो तत्काल ऑनर्स हैं, जो पहले थे पाकिस्तान वाले, अगर उन्होंने बेच दी हैं इंडियंस को और इंडियंस ने मुनाफे का सौदा सोचते हुए ये सोचा कि तुम तो इसका कुछ कर नहीं पाओगे, भले ही ये 1000 करोड़ रुपए की है, तो तुम मुझे इसे 50 करोड़ रुपए में बेच दो। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो ये शांडपंथी कर रहे हैं वो भी इस एक्ट का मतलब उद्देश्य है, उसके संदर्भ में अगर हम देखें वो भी अब एनिमी सब्जेक्ट्स कंसीडर होंगे। तो ये मतलब ये नहीं है कि ये हमारे एनिमीज हैं, ये दुश्मन है। मतलब ये है कि हमें इन्हें प्रॉपर्टी नहीं देनी, इसलिए सिर्फ हम इन्हें एनिमी कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों के खिलाफ अप्लाई हो रहा है या किसी जाति के खिलाफ अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि आप जो कानून का जो उद्देश्य है उसे आप डिस्टॉर्ट मत करो, उसे आप मतलब पॉल्यूट मत करो। उसे फुलफिल करने के लिए ये डेफिनेशन में सारे जो दरवाजे हैं वो बंद करने की कोशिश करी गई है। तो एक तो ये है, इवन इफ वो इंडियन सिटीजन्स हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, चाहे वो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं तब भी। अब ब्रिटिश से तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ब्रिटेन्स ने क्योंकि पाकिस्तानी ओरिजिन की जो प्रॉपर्टी खरीदी, पाकिस्तानी नागरिकों की जो मूल रूप से पाकिस्तानी थे उनकी जो प्रॉपर्टी खरीद ली यहाँ पे, उसको नेगेट करने के लिए, उसको इनवैलिड करने के लिए उन्हें भी एनिमी सब्जेक्ट्स कहा जाएगा, जहां तक इस कानून का सवाल है। अब इट बार्स एनी एनिमी फ्रॉम हैविंग एनी राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी दैट इज वेस्टेड इन द कस्टोडियन। पहले लॉ में क्या था कि 2 प्रावधान दिए गए थे उन्हें प्रॉपर्टी को मतलब ट्रांसफर करने के। पहला तो ये कि वो इंडियन सिटीजन्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब अगर उनकी प्रॉपर्टी है इंडिया में और वो इंडिया में तो कोई लुफ्त उठा नहीं पाएंगे प्रॉपर्टी का, तो वो बेटर ये है कि 50 करोड़ में ही सही 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी इंडियंस को दे दो, मतलब कुछ तो मिले एटलीस्ट। और दूसरा प्रावधान ये था कि अगर आपके एंसेस्टर्स इंडिया में रहते थे पहले और अब वो पाकिस्तान चले गए अपनी ज़मीन जायदाद छोड़ के, तो अब आप उनकी जायदाद पे मालिकाना हक जता के उसकी इनहेरिटेंस ले सकते हो। तो पहले में 2 थे, अब इसमें क्या किया गया है कि कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी राइट इसमें नहीं दिया जाता। कि मतलब पहले वाले एक्ट में ये था कि कस्टोडियन से आप अगर चीटिंग करने के चलते इस प्रॉपर्टी को इंडियंस को ट्रांसफर कर दे रहे हो, तो ये मतलब वैलिड था कि ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर लो। अब लूप होल था जिससे कि नए बिल में इसमें प्लग किया गया है। तो 1968 एक्ट में ये दूसरा पहलू ये था कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट के चलते आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को इसमें नुकसान है, तो आपको रोका जा सकता है। और यदि आप कस्टोडियन के हकों को कॉम्प्रोमाइज, मतलब कस्टोडियन को आपकी कस्टडी ना मिल पाए, इसलिए अगर आपने इंडियन को बेच दी, तो वो भी यहाँ पे बंद था। लेकिन अब जो बिल ये कह रहा है कि किसी भी तरह की ट्रांसफर यदि आप करते हो, चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करती है या नहीं करती है, चाहे वो कस्टोडियन की निगरानी से बचने के लिए, प्रॉपर्टीज को बाहर निकालने के लिए करती है या नहीं, सारे तरह के दरवाजे बंद हैं, टोटल बंद।
तो ये इसमें ये सुधार लाया गया है। तो अब एक जो रेट्रोस्पेक्टिव वाली चीज़ हमने ये देखा कि जो भी ट्रांसफर्स पहले हो चुके हैं ऐसे इस तरह के 1968 के एक्ट से पहले, यानी कि 1947 से, वो भी इसमें मतलब नलीफाई कर दिए गए हैं कि हम उन्हें, गवर्नमेंट ये बोलती है कि हमारे यहाँ पे तो रजिस्ट्री हुई ही नहीं, तो हम तो उन्हें पाकिस्तान का समझेंगे। आप इंडियंस, अगर आपने दस्तावेज आपके पास में है, आपने रजिस्ट्री अपने नाम पे करवाई, प्रॉपर्टी की खरीद ली, तो हम उसे नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ पे इसकी कोई अहमियत नहीं है हमारी कानून की नज़रों में। तो ये बिफोर और आफ्टर 1968। तो प्री में अगर क्वेश्चन आए कि ये एक्ट कब से अप्लाई होता है, तो 1947 से अप्लाई होता है रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट के अंडर। 1968 और 1947 में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में कंफ्यूजन है, जो कि यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं हम। 1947 डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जो नोटिफिकेशन का डेट है इसका, वो यहाँ से 1947 से अप्लाई होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसमें ये कहा गया कि आगे पावर ऑफ कस्टोडियन टू सेल द एनिमी प्रॉपर्टी। अब इन्होंने ये कहा है कि एनिमी प्रॉपर्टी, पहले कस्टोडियन को हमने डेफिनेशन में भी देखा कि इसे बेचने के अधिकार नहीं थे, सिर्फ 2 हालातों में इसको बेचने के अधिकार थे कि अगर प्रॉपर्टी की देख रेख के लिए प्रॉपर्टी को बेचना ज़रूरी है, कि मतलब MBA लोग उसे चलाएंगे और कस्टोडियन अच्छे से नहीं चला पा रहा है, या फिर कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी है, वो कोई राजा ये कहता है कि वो उसे अच्छे से देख रेख कर पाएगा, तो कस्टोडियन उसे बेच सकता था। और दूसरे केस में ये कि जो इनहेरिटर्स उस प्रॉपर्टी के, जो कि मतलब जिनको लीगल हक था उस प्रॉपर्टी का, अगर वो इंडिया में रह रहे हैं और वो अपनी खाना पूर्ति, मतलब उनके पास मतलब मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं है, तो उनकी मेंटेनेंस के लिए, जैसे कोई ओल्ड एजेड वुमेन है 90 ईयर्स की, तो अगर उसके पास अपनी देख रेख के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, हेल्थ नीड्स के लिए रुपए पैसे नहीं है, तो कस्टोडियन उस प्रॉपर्टी को बेच के उस महिला की, मतलब क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, सिविलाइज्ड कंट्री हैं, तो उनकी देख रेख के लिए हम इसको प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। तो ये 2 अधिकार थे। लेकिन अब जो बिल है उसने सारा पेटेंट इसको राइट दे दिया है कि आप कैसे भी बेच सकते हो, ऐसी कोई 2 कंडीशंस नहीं है। अगर आप किसी भी रूप से इसे बेचते हो तो सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज कोई नहीं कर सकता। अब आगे चलते हैं। आज द एप्लीकेशन ऑफ डोमेस्टिक सक्सेशन लॉज टू एनिमी प्रॉपर्टीज, मतलब ये जो एक्ट है कि मतलब डोमेस्टिक लॉ अगर हमने कोई क्रिएट किया है, जैसे कि वुमेन के इनहेरिटेंस लॉज हैं, कि अगर कोई विडो वुमेन है, वो कहती है कि मेरे पति की प्रॉपर्टी थी, अब तो पति चल बसे, अब ये प्रॉपर्टी मेरे को दी जाए, क्योंकि ये लॉ आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ किसी स्टेट ने क्रिएट किया है, तो वो इनवैलिड है। सुप्रीम कोर्ट को प्रायोरिटी एनिमी प्रॉपर्टी बिल को देनी होगी ऐसे केसेस में, क्योंकि आफ्टर ऑल इन द फर्स्ट प्लेस आपके फादर या आपके जो हस्बैंड थे या विडो वुमेन के, तो वो इन द फर्स्ट प्लेस अगर एनिमी थे, तो आप भी इस एक्ट के लिए एटलीस्ट एनिमी सब्जेक्ट हो, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ डेफिनेशन ऑफ दिस एक्ट आप एनिमी हो, हम आपको ये मालिकाना हक इस जायदाद के नहीं दे सकते। तो आप ये, अगर कोई स्मार्ट बने, डोमेस्टिक लॉ के अंडर गवर्नमेंट ने दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा कोई इसमें डोर छोड़ा नहीं गया है सुप्रीम कोर्ट्स को ये डिक्लेयर करने के लिए। अब ये प्लीज रिमेंबर फैक्चुअल डिटेल एक और, कि मेन स्ट्रीम मीडिया में यही फ्लोट कर रहा है कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट अमेंड हो रहा है, लेकिन वी हैव टू रिमेंबर इट डज नॉट सीक टू अमेंड ओनली दी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, इट ऑल्सो अमेंड्स पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971। अब ये देखते हैं कि एनिमी, यूपीएससी का बेसिकली यही फंडा रहता है कि फैक्चुअल डिटेल्स पूछे, हमें ये भी चीज ध्यान में रखनी होगी। अब पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट है क्या, ये भी समझते हैं, और इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया ये भी समझते हैं। फर्स्ट थिंग, डेफिनेशन इसकी ये है कि कोई भी अगर पब्लिक प्रेमिसेस है, मतलब जैसे कि पब्लिक प्रेमिसेस क्या होते हैं, जो हम पटरी पे देखते हैं, अगर हॉकर्स वेंडर्स बैठे हैं, या अगर कोई सरकारी प्रॉपर्टी है, जो सरकारी जमीन खाली पड़ी है, अगर उस पर कोई झुग्गी झोपड़ी बसा लेता है, उनको खाली कराने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। ठीक है, अब इस एक्ट में अमेंडमेंट क्या लाया गया है, नंबर 2 पे ये देख लेते हैं। अमेंडमेंट ये लाया गया है कि जो कस्टोडियन ऑफ प्रॉपर्टीज हमने देखा, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज, जिसे CEP बोलेंगे, उसको अभी ये हक दे दिया गया है। अमेंडमेंट एक्ट में, इस 1971 के एक्ट में ये किया गया है कि CEP का नाम उसमें इंसर्ट कर दिया, और ये बोला है कि अब CEP को पूरे अधिकार हैं इसको अमेंड करने के, मतलब इस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक, जो कि इलीगल एनक्रोचमेंट उस पर मतलब कब्जा जमाए बैठे हैं, उनको खाली करने के, और इन प्रॉपर्टीज के पूरे रूप से अधिकार हासिल करने के। तो कब्जा खाली कराया जाएगा, अब CEP को ये अधिकार दिए गए हैं। तो ये चीज ध्यान में रखने की है इसमें। अब ये इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस इसका क्या कहता है। पहले तो सबसे पहले ये है कि वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये। क्यों?
ये एक तो दो तरीकों में सिटीजन्स को बांटता है। पहला तरीका ये है इसका कि आप एनिमी सिटीजन हो और एक आप ऑर्डिनरी सिटीजन हो। तो पहला चीज तो ये है राइट टू, आर्टिकल 14 ये कहता है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू इक्वालिटी है ये। तो राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आपको पूरी इक्वालिटी है लॉ के, जहां तक आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाओगे तो उसमें ये पूरा अधिकार इनको पहले दिया गया था। लेकिन अब ये कहता है कि नहीं, अब कोई भी इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा ही नहीं सकता। तो वहां तक ये मतलब एक क्रिटिकली गलत है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। और दूसरी चीज है कि पहले वाले एक्ट ने 1968 के एक्ट ने ये बोला था कि आप अगर उस एक्ट के सेक्शन 18 के अंडर, मतलब कि उस एक्ट में जो सेक्शन 18 था, आप प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कर सकते थे। मतलब अगर पाकिस्तानी डिसेंडेंट जो हियर्स हैं, जो प्रॉपर्टीज के, जिनको प्रॉपर्टी बिलोंग करती है, सेक्शन 18 ऑफ 1968 एक्ट के अंदर आप उनको प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कर सकते थे इंडियन लोगों को। तो अब वो इंडियन ने जो प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, उन्होंने तो गुड फेथ में खरीदी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून है कि हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, एक गवर्नमेंट पे विश्वास जताते हुए कि गवर्नमेंट ये कह रही है तो ठीक है। अब जब उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, अब आप वो कह रहे हो कि ये जो आपने खरीदी है, पाकिस्तानी आदमी तो पैसे लेके चला गया, उसने तो मनी ले ली, लेकिन जो इंडियन सिटीजन ने, जो कि एनिमी नहीं है इस एक्ट की डेफिनेशन के लिए, अब उसने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसका क्या होगा, उसने जो पैसे दे दिए उसके साथ क्या। तो ये राइट टू इक्वालिटी में ये भी गलत है। तो दो पहलू हैं इसके। सेकेंड पॉइंट इसमें यह है कि इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ऑल्टरनेटिव जुडिशियल रेमेडी। तो ट्रिब्यूनल्स भी इसमें नहीं बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सबको इसमें बैन कर दिया गया है कि मतलब आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब वो जुडिशियली चैलेंजेबल है, अल्ट्रा वायस द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जुडिशियल रिव्यू किसी भी लॉ का। तो वो एक सेपरेट पहलू है। लेकिन जहां तक नए बिल ने ये कहा है कि ऐड नहीं सकते, आप सिर्फ गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर अंदर एनिमी प्रॉपर्टी, अगर आपकी प्रॉपर्टी को कहा है, दर्जा दिया है कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी जो अथॉरिटी है, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर सिर्फ उन्हीं को अप्लाई कर सकते हो और डिसीजन भी वो ही देंगे। ये तो ये हो गया, कानून बनाऊंगा भी मैं ही और कानून लागू भी मैं ही करूंगा। मैं ही ये तय करूंगा कि कानून सही तरीके से लागू किया है या नहीं। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री में रन बाय रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 के अंतर्गत ये गलत होता है। तो बेसिकली इसका सारा जो क्रिटिसिज्म है वो घूमता है ये रूल ऑफ लॉ के आर्टिकल 14 के इर्द गिर्द। तो आर्टिकल 14 अगर आप बेसिकली समझते हैं तो इससे आप अच्छे से क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अब ये ट्रिब्यूनल जो हम, अगर इस पे बेसिकली हमने बात कर लिया कि 4 या 5 ब्यूरोक्रेट्स मिलके अगर एक आदमी का डिसीजन रिव्यू करते हैं सरकारी गलियारों में ही, सरकारी दीवारों के अंदर ही, जुडिशरी में नहीं, गवर्नमेंट के कामकाज में ही, तो उसे ट्रिब्यूनल कहा जाता है। तो इसमें ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं दिया गया। थर्ड थिंग इज वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स इन मैनी मोर केसेस। वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स मैनी मोर केसेस में क्या है कि अगर अब कस्टोडियन के जो हक दिए जाते थे कस्टोडियन को, पहले तो सिर्फ यही था कि अगर तो मेंटेनेंस करनी है फैमिली की तब, या फिर उस प्रॉपर्टी की देख रेख में कोई कमी है, कस्टोडियन नहीं अच्छे से कर पा रहा है तो वो बेच सकता है उसे। लेकिन इस केस में पूरे हक इसमें दे दिए गए हैं कि अगर एनिमी की डेथ हो जाती है तब भी एनिमी के लीगल हियर्स जो उत्तराधिकारी हैं वो नहीं, लेकिन कस्टोडियन को हक मिल जाएंगे। और अगर लीगल हियर इंडिया में रहता है, मतलब एनिमी का जो कस्टोडियन है, मतलब एनिमी का जो बैली वारिस है या जो उत्तराधिकारी है, वो अगर इंडिया में रहता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकता है इसमें कि मतलब आपको कि इसमें इनहेरिट कर लोगे अपनी, क्योंकि आपके बाप दादा की थी। तो उस केस में भी अगर आप इंडिया में रहते हो तब भी वो प्रॉपर्टी के हक इन्हें मिल जाएंगे। और अगर आप नेशनैलिटी, ये हमने ऊपर देख लिया कि नेशनैलिटी भी अगर आपने चेंज कर ली, दुबई में चले गए या कनाडा में चले गए, तब भी ये हक कस्टोडियन को मिल जाएंगे। तो कोई भी दरवाजा इसने छोड़ा नहीं है। तो एटलीस्ट जो क्रिटिसिज्म यहाँ पे ये है, जो जेन्युइन केसेस थे उनको तो आपको एक लीवे देना चाहिए था। केस बाय केस बेसिस पे ये देखने के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है, जो कि पहले वाले एक्ट में से था। अभी हमने इसमें ये देख लिया कि एक अग्रीव्ड, जो कि जिसे आपत्ति है डिसीजन से, ये 30 डेज के अंदर अंदर सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही जा सकता है और उसके पास में कोई चारा नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं तो नहीं। और गवर्नमेंट ने इसे ये बोला है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में, नेशनल सिक्योरिटी के हित में हमने ये एनैक्ट किया है। तो नेशनल सिक्योरिटी क्लास के अंदर जुडिशरी की पावर्स भी कम हो जाती हैं। तो अब आगे इसमें देखेंगे कि जुडिशरी इसे कैसे ओवरकम करेगी। द एनिमीज चोज एज इंडिया एज देयर होमलैंड। तो क्या हम उन्हें ये नहीं देख रहे हैं कि एनिमीज जिन्हें हम कह रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो इंडिया में रह रहे हैं तो हम उनके साथ ऐसा दुराचार कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज पाकिस्तान हमारे नागरिकों के साथ ऐसा कर रहा है। क्या हम ये यहाँ पे भूल नहीं रहे कि हम एक
डेमोक्रेटिक सिविलाइज्ड नेशन है, अनलाइक पाकिस्तान जो कि एक फेल्ड स्टेट है। तो हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी पे ये ध्यान रखते हुए इस चीज़ को ये करना चाहिए। जैसा कि गांधी जी ने बोला था, वॉर इटसेल्फ इज एन इशू, व्हाट अदर इश्यूज विल इट सॉल्व। तो मतलब युद्ध खुद एक मुद्दा है, वो और मुद्दे क्या सुलझाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना गांधी जी की कोट को। ये ऐसे में भी अगर इस पे कोई मतलब किसी भी ऐसे में अगर इसे यूज़ कर पाओ, यहाँ पे वही हो रहा है, हम अपने ही नागरिकों को एनिमी का दर्जा दे रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी उसे वापस नहीं कर रहे हैं। तो इस पे किसका भला हो जाएगा। एक टाइम पे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इससे 1 लाख करोड़ रुपए मिल भी गए तो क्या इससे किसी का फायदा है? क्या ये हमें डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, लिबरल कंट्रीज हैं, क्या उनके साथ खड़े होने में हमें इसमें शर्म नहीं आएगी अगर हम ऐसा अपनी कंट्री में कर रहे हैं? तो ये एक आलोचनात्मक इसका पहलू है। दिस यू नीड टू लुक इनटू। और आगे इसमें ये चलते हैं कि इसे अमेंडमेंट कहा गया है। 7th पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसे अमेंडमेंट कहा गया तो अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि बेसिकली कुछ कुछ संशोधन वो पेरेंट एक्ट में लेके आएगा। पेरेंट एक्ट मतलब 1968 का एक्ट जो है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके पूरे प्रावधान ही चेंज कर दिए। 1968 एक्ट जो था वो टेम्परेरी था, तो इसमें काफ़ी सारे हक एनिमीज़ के एंसेस्टर्स को दिए गए थे, और यदि एनिमीज़ जिन्हें कहा गया है उनकी डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं उस प्रॉपर्टी के वो वापस दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे इसमें तो पूरा री राइटिंग हो रहा है लॉ के ऊपर। आपने पूरा फंडामेंटल जो उस एक्ट की जो आत्मा, जो रूह है, वो ही निकाल दी, वो ही बदल दी। तो ये काय का अमेंडमेंट हुआ। तो ये भी इसका आलोचनात्मक चीज़ है कि अगर कोई अमेंडमेंट, अगर क्वांटिफिकेशन टर्म्स में बात करें, अगर कोई अमेंडमेंट आ रहा है तो वो 50% पुराने एक्ट के प्रोविजन उसमें रखे और 50% नए के। लेकिन इसमें तो 90% ही नए हो गए और इवन 95% ही नए हो गए। तो ये तो री राइटिंग हो गया। री राइटिंग मतलब जब हम किसी पुराने लॉ के ऊपर ही लिख दे रहे हैं नया लॉ, तो ये री राइटिंग है, ये अमेंडमेंट नहीं है। तो आपने पूरे एक्ट का नेचर ही चेंज कर दिया। 6th चीज इसमें ये देखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स जो हमने पहले डिस्कस किया कि नेशनल सिक्योरिटी का इसे जामा पहनाया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी के हित में ये ज़रूरी है। जबकि हमने ये देखा कि ये सिर्फ एक वेंडेटा है, ये एक रिवेंज लेने की कोशिश है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे नागरिकों के साथ ऐसा कर रहा है। इसीलिए हम अपने नागरिकों को अपना नागरिक भूल के पाकिस्तान का नागरिक ट्रीट करते हुए उनके साथ में ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है इसमें। अब नेशनल सिक्योरिटी का मीन्स एंड्स एक टर्म है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लेंस में, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में यूज करी जाती है। मीन्स है एक्ट। एक्ट क्या है? अमेंडमेंट एक्ट 2016 का, जो कि इसे एंड को अचीव कर रहा है। एंड क्या है? नेशनल सिक्योरिटी। तो मीन्स क्या है? प्रॉपर्टी इसमें हथियाली गई एक्ट के अंदर, और उसे ये इसमें नेशनल सिक्योरिटी अचीव करने के लिए हम पार्लियामेंट ने ऐसा बोला है कि ये गवर्नमेंट ने कि ये ऐसा कर रहे हैं। क्या प्रॉपर्टी एक्वायर करने के बाद कोई नेशनल सिक्योरिटी में कुछ बदलाव हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं नज़र आता, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के केस में ये प्रॉपर्टी यहीं जो लोग हैं वो इंडिया में अब रह रहे हैं, इंडिया के सिटीजन्स हैं, और उसे हूबहू चलाना चाहते हैं, अपने हक चाहते हैं, उनके हक लेके क्या कौन सी नेशनल सिक्योरिटी अचीव हो रही है। तो ये मीन्स एंड्स डिबेट को भी सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये जुडिशली चैलेंजेबल है, वो सब्जेक्ट टू जुडिशरी है। अभी हम एक्ट के क्रिटिकल एनालिसिस की बात ही कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही था इस एक्ट का एनालिसिस। और जैसा कि यूपीएससी का मैं बार बार ये कहता हूँ कि ट्रिगर फैक्टर रहता है, ये एक्ट आपका ट्रिगर हो सकता है क्वेश्चंस प्री के लिए। इसमें अगर हम बात करें 3 चीज़ों से, एक तो हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो ब्रीफ में डिस्कस करा, इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, एक वहाँ से आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि वो सक्सेसफुल है, ये अनसक्सेसफुल है। तो यूपीएससी वहाँ ना जाके यहाँ जा सकती है। हम यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट ये डिस्कस करते रहेंगे, डिबेट करते रहेंगे, इसकी निटी ग्रिटी इसकी डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन शायद यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट पे जाके ये क्वेश्चन पूछ ले। और लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है। और दूसरी चीज इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की अगर करें, आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4 इंडियन टेरिटरी का मतलब डील करते हैं। एनिमी प्रॉपर्टी इंडिया में ही सिचुएटेड है। तो यूपीएससी आपकी ये क्लैरिटी चेक कर सकती है कि इंडियन टेरिटरी है क्या वो एनिमी प्रॉपर्टी इंडियन टेरिटरी में आएगी या नहीं आएगी, या कुछ भी घुमा फिरा के। और इसमें जो बैरूबारी जजमेंट केस था कि क्या हम एक अपनी ज़मीन किसी को दे सकते हैं, क्या हम किसी की ज़मीन हम ले सकते हैं अगर हम सॉवरेन कंट्री हैं। और तीसरी चीज़ सिटीजनशिप का हमने इसमें बहुत बार जिक्र किया, टर्म सिटीजनशिप की इंडिया में डेफिनेशन क्या है सिटीजनशिप की, तो वो आर्टिकल 5 to 11। तो पहले तो 1 to 4 ये इंडियन टेरिटरी डिफाइन करते हैं, इंडियन स्टेट की पैरामीटर्स क्या हैं या ये सब।
ये आज चैप्टर 5 ऑफ लक्ष्मीकांत है, जो लोग लक्ष्मीकांत फॉलो कर रहे हैं, और चैप्टर 6 है सिटीजनशिप का, ये भी लक्ष्मीकांत का, तो इसे प्लीज़ स्टडी कर लें। लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट स्टडी कर लें। और अगर प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं, नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन वगैरह आप देख सकते हैं। और आर्टिकल 14 मतलब राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखने वाली हैं। ट्रिब्यूनल वगैरह का जो इसमें जिक्र हमने किया वो बिल में कहीं मेंशन नहीं है, तो कुछ नीड नहीं है, बस पॉइंट्स के लिए उसे ध्यान रखिएगा। सो दिस वाज ऑल इन द एनालिसिस फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करें, और अगर इसमें कोई वीकनेस है जो आप समझते हैं कि इसमें सुधार लाने की नीड है, तो प्लीज़ उसे भी आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब वीडियोज़ के नीचे मेंशन कीजिएगा। थैंक यू गाइज।